दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा के एक नेताजी हैं, मंत्री हैं, बिजली और परिवहन मंत्री, बहुत ही दबंग मंत्री हैं और आज से नहीं शुरू से ही बहुत ही तेज तर्रार और बोल्ड मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं और इतने बोल्ड रहे हैं कि लोग उनको प्यार से गब्बर सिंह भी बोलते हैं। जी हाँ, गब्बर सिंह कोई गब्बर सिंह बोलता है, कोई बब्बर सिंह बोलता है, तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही बोल्ड व्यक्ति हैं और जो उन्होंने कहना होता है ना वो कह देते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक समझे होंगे आप, वो है अनिल विज जी। तो अनिल विज जी ने जब भी जो भी कहना होता है ना वो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी बात कह जाते हैं कि जिससे उनको उचित नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उचित है। अब उनके इलेक्शन का टाइम था तब भी उन्होंने कुछ नेताओं ने उनके जो विरोधी थे उनको हराने की कोशिश की होगी, उनका विरोध किया होगा, तो उन्होंने उनके लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया था जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। ख़ैर लेकिन वो तो पुरानी बातें हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है दोस्तों और उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी को यानी आपको और हमको 2 रोटी कम खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 रोटी अगर हम कम खाएँगे तो इससे अनाज बचेगा, हमारी बचत होगी और वो पैसा देश के डिफेंस सेक्टर के लिए काम आएगा। अब बचत करना और उस पैसे को देश के डिफेंस सेक्टर में देना दोस्तों इसको किसी भी रूप से गलत नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ नेताजी से कि ये जो बचत करने की जो ज़िम्मेदारी है ये आम आदमी के ऊपर ही क्यों है? आपके ऊपर और हमारे ऊपर ही क्यों है? इन नेताओं के ऊपर क्यों नहीं होती है बचत करने की ज़िम्मेदारी? अब आम आदमी के पास न तो आज के दिन कोई नौकरी है, न कोई बिज़नेस है। सरकार ने जो है वो सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। मुश्किल से प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के तहत 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी है। 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी के अंदर आदमी क्या कर लेगा, क्या कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, कहाँ परिवार को चला लेगा। तो उससे मुश्किल से वो 2 रोटी का ही जुगाड़ कर पाता है और अब नेताजी कह रहे हैं कि वो 2 रोटी खानी बंद करो ताकि बचत हो सके। तो आम आदमी की जो बचत है इससे कितनी बचत हो जाएगी मेरे को ये समझ में नहीं आता, जबकि इसकी बजाय बचत करने के तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये जो नेता हैं यही अपनी बचत कर लें, अपनी जितनी बार भी ये विधायक बनते हैं, जितनी बार भी ये सांसद बनते हैं, उनको उतनी पेंशन डबल होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी अगर कोई विधायक है, एक बार विधायक बनेगा तो जैसे ही उसका टर्म पूरा होगा उसको पेंशन हो जाएगी, सारी उम्र उसको पेंशन मिलती रहेगी। अगर वो अगला चुनाव फिर लड़ता है और जीत जाता है तो वो पेंशन उसकी फिर उसमें जुड़ जाएगी, पिछली तो मिलती ही रहेगी लेकिन वो भी उसमें जुड़ जाएगी और इसी तरह अगर वो तीसरी, चौथी, 5वीं बार, 7वीं बार, 10वीं बार अगर वो बनता है तो वो सारी की सारी 7, 8, 10 जितनी भी पेंशन है वो उसमें ऐड होती जाएंगी और वो उतनी पेंशन उसको ज़्यादा होती जाएंगी। तो अगर वो नेताजी हैं, अगर अपनी उस पेंशन को सिर्फ एक बार की पेंशन रख ले, बाकी को देश के खजाने में जमा करवा दे या वापस करवा दे तो कितने हमारे विधायक और कितने हमारे सांसद और उनसे जो बचत होगी वो उस आम आदमी की जो 2 रोटी है उससे तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। लेकिन चलिए अगर ये बात करें कि भाई नेताजी हैं ये तो पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक की सेवा का काम करते हैं, तो सरकार के पास भी जो फंड होता है वो अगर उसको बंदरबाट ना करें, वो अपनी मर्जी से खर्च ना करें और उस पैसे का सही इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता कि देश के पास पैसे की कोई कमी होगी। सरकार के पास जितनी कलेक्शन होती होगी वो इतनी कम होती होगी कि डिफेंस सेक्टर को ना दे पाए। हाँ, ये जो अपनी मर्जी से पैसे बांटना है, बंदरबाट करना है, ये रोकनी होगी। मैं थोड़े उदाहरण आपको देना चाहूंगा 1-2। अब देखिए ज़्यादा नहीं तो इसी बजट की अगर हम बात करें, जो अभी इस साल का बजट था निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश किया था देश के सामने, उसमें जो एलोकेशन थी वो बिहार को 72,000 करोड़ रुपए की दी गई थी, यानी 72,000 करोड़ रुपए दिए गए थे बिहार को और 18,000 करोड़ दिए गए थे आंध्र प्रदेश को। क्यों दिए गए थे? क्योंकि बिहार के जितने सांसद थे और आंध्र प्रदेश के जितने सांसद थे वो समर्थन दे रहे थे मोदी जी को, यानी मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, और उस समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही थी। और वो पैसे अगर ना दिए जाते तो 72 और 18 90,000 करोड़ होते हैं। तो अगर वो 90,000 करोड़ रुपए अगर डिफेंस सेक्टर को दिए जाते तो उनसे ये देखिए आप हमारी जो सेनाओं का कितना भला होता, कितने हथियार आते और मेक इन इंडिया के तहत कितने रोजगार मिलते हैं। और सिर्फ ये बात 90,000 करोड़ की नहीं है। अभी आपको ये ऑपरेशन सिंदूर याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था जिस रात को, उससे ठीक अगले दिन मोदी जी आंध्र प्रदेश में गए थे और आंध्र प्रदेश में
जो चंद्रबाबू नायडू है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी उनका खुद का प्रोजेक्ट है, वो है अमरावती सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट। उसको अमरावती ग्रीन के नाम से भी बोला जाता है। तो उस प्रोजेक्ट को वो चंद्रबाबू नायडू जो है वो बनाने लग रहे हैं, और उसके ऊपर जितनी उसकी जिम्मेदारी पैसे खर्च करने की, वो चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश सरकार की है। लेकिन मोदी जी वहां गए और उन्होंने 54,000 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट के लिए दे दिए, जबकि सेंटर में का उसमें कोई रोल ही नहीं था। तब ये देखिए 90,000 करोड़ में 54,000 करोड़ जोड़िए आप, और सिर्फ 54,000 करोड़ ही नहीं, 30,000 करोड़ रुपए का तो बैंकों से लोन दिलवाया उन्होंने। अब 30,000 करोड़ ये जोड़िए। अब कल परसों की बात और करते, बिहार में इलेक्शन है दोस्तों, तो मोदी जी गए थे कल ही, और वहां पर उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए और दिए हैं बिहार सरकार को ताकि वो काम करवा सकें और लोग मतदाता हैं जो वो खुश हो सकें। तो अगर ये सारा पैसा हम जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 1,84,000 करोड़ बनता है। अगर मोटा मोटी जिसको कहें तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ बनते हैं। अगर ये 2 लाख करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार देती तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, चीन के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो भारत की तरफ आंख उठा सके। और मोदी जी की मेक इन इंडिया के तहत इतने हथियार लगाने के या दूसरे वो प्रोजेक्ट बनते तो लोगों को रोजगार तो मिलता ही मिलता, भारत भी आत्मनिर्भर होता उसमें डिफेंस के मामले में, और देश का रक्षा बजट उसमें भी कितना सहयोग होता। और उसमें अगर वो अपनी मर्जी के पैसे इधर उधर देने की बजाय चंद्रबाबू नायडू को या बिहार सरकार को देने की बजाय तो सेना को देते तो आज सेना बहुत मजबूत होती। और अनिल विज जी को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आम आदमी को जो 2 वक्त की रोटी है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए। अब अगर बात हरियाणा की करें, चलिए अनिल विज जी वो हरियाणा के नेता है, अगर हरियाणा की बात करें और इस चीज को छोड़ भी दें जो मोदी जी ने वो किया है, तो कितने ऐसे फिल्म स्टार हैं जिनको अलग अलग प्रोजेक्ट का या परियोजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जबकि वो उसका कोई फायदा होता नहीं, और वो पैसा जो दिया जाता है वो करदाता के पैसे से दिया जाता है। अब आपको 1-2 उदाहरण बताता हूँ। अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन को दिल्ली दूरदर्शन के किसान भारती प्रोग्राम से जोड़ा गया और उनको 6 करोड़ 31 लाख रुपए की पेमेंट दी गई। तो अब ये समझ में नहीं आया कि अमिताभ बच्चन कौन से किसान है, और किसानों को वो 6 करोड़ 31 लाख रुपए के बदले में क्या सिखा देंगे। उन्होंने कभी खेती की हो, उन्होंने कभी गेहूं की बुआई की हो, गेहूं की कटाई की हो, गर्मी के अंदर धान की कटाई की हो, या कुछ तो किया हो उन्होंने, किसानी का कोई तो काम किया हो, लेकिन 6 करोड़ 31 लाख रुपए दे दिए उन्होंने भारत सरकार ने उनको। तो ये किसका पैसा था? ये करदाताओं का पैसा था। और एक अमिताभ बच्चन ही क्यों, आमिर खान है, ऐश्वर्या राय है, भाग्यश्री है, विद्या बालन, इनको भी अलग अलग प्रोजेक्ट में जोड़ा गया, तो फ्री में तो जोड़ा नहीं गया होगा। वो अमिताभ बच्चन को अगर 6.5 करोड़ दिए गए होंगे तो इनको 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तो दिए ही गए होंगे। क्या ये पैसे करदाताओं के नहीं थे? अच्छा चलिए, अगर हरियाणा की बात करें तो एक बार हरियाणा में मोदी जी आए थे, वो अपने साथ माधुरी दीक्षित को लेके आए थे। माधुरी दीक्षित भीड़ इकट्ठी करने के लिए वैसे तो आई नहीं होगी, उसने भी पैसे लिए होंगे, और ये पैसे किसके थे? ये करदाताओं के थे। और मोदी जी की उसको देखते हुए अब जो खट्टर साहब थे उस टाइम में, खट्टर साहब मोदी जी के दोस्त हुआ करते थे, वो काफी पीछे रहने वाले थे। उन्होंने परिणीति चोपड़ा को बुला लिया, और परिणीति चोपड़ा को बुला के न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो ये समझ में नहीं आया कि परिणीति चोपड़ा ने किस बेटी को बचाया और किस बेटी को पढ़ाया, और करोड़ों रुपए वो लेगी, तो वो किसके पैसे थे? खट्टर साहब के तो थे नहीं, थे तो हरियाणा की जनता के। तो अगर वो पैसे डिफेंस सेक्टर में दिए जाते तो क्या आम आदमी जो 2 रोटी खाता है उसको वो 2 रोटी छोड़ने की जरूरत पड़ती? चलिए, खट्टर साहब जा चुके हैं, वर्तमान सरकार में नायब सैनी जी हैं। नायब सैनी जी की बात करें तो हमारी एक बहुत ही होनहार पहलवान है विनेश फोगाट जी। अब विनेश फोगाट जी पेरिस ओलंपिक में फाइनल में जाके हार गई थी, दुर्भाग्य की बात थी, नहीं तो मेडल आ जाता। लेकिन एक प्लेयर जो हार जाता है उसको कैसा इनाम, और वो भी 4 करोड़ रुपए, और 4 करोड़ रुपए के साथ ही उसको प्लाट भी देना। तो ये 4 करोड़ रुपए क्या नायब सैनी जी ने अपनी जेब से दिए थे क्या? क्या ये करदाताओं का पैसा नहीं था? अगर ये 4 करोड़ रुपए भारतीय सेना को दिए जाते तो इस 4 करोड़ से कितने इक्विपमेंट आते हैं सेना के लिए। और वो जो प्लॉट दिया गया है, अगर उस प्लॉट की जगह उसको दिया गया है तो वहाँ कोई एकेडमी खुलती, कोई स्कूल खुलता, या और कोई सरकारी दफ्तर होता तो उसका यूज होता। अब एक लड़की को वो दे दिया गया, प्राइवेट लड़की को दे दिया गया, तो वो सरकार की जमीन है। इस तरह की अगर ये बंदरबाट ये नेता ना करे तो भी हमारे देश के पास इतना पैसा है कि आम आदमी का जो 2 वक्त का निवाला है उसको
निकालने की ना तो जरूरत है और ना नेताओं को ये कहने की जरूरत पड़े कि आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता है उस रोटी को भी खानी छोड़ दे और वो पैसे को बचाए। तो ये दोस्तों मैं सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या 2 वक्त की रोटी आम आदमी को जो बड़ी मुश्किल से मिलती है वो छोड़ देनी चाहिए, या इन नेताओं का जो पैसा, जो आम आदमी का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा, वो अपनी मर्जी से अपने यार दोस्तों को देना, अपने जानकारों को देना, अपने फॉलोअर्स को देना, वो बेटर है? कौन सा देश हित के लिए है? अगर देश हित के लिए इस पैसे को रोकना है तो क्या इन नेताओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या जनता का ये फर्ज नहीं बनता कि उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो फिक्स की जाए और उनको जिम्मेदार बनाया जाए कि पैसे को ऐसे कैसे दे देते हैं आप? अब परिणीति चोपड़ा का पैसा हरियाणा में कहाँ काम आएगा? किस बेटी को पढ़ाया उसने, ये देखिए आप। लेकिन क्या है, हीरोइन है, चिकने चेहरे हैं, नेता फिसल जाते हैं, दे देते हैं। पैसा किसका है? उनकी जेब का तो है नहीं। आम आदमी का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। तो ये सवाल दोस्तों आपसे है कि क्या आप सरकार के ऊपर ये दबाव नहीं डालना चाहेंगे? क्या आप सरकार को ये नहीं सवाल पूछेंगे कि इस तरह की आप अपनी मनमर्जी से पैसे की एलोकेशन कैसे कर देते हैं? और एक सवाल अनिल विज जी से भी, अनिल विज जी को ये सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, कद्दावर नेता है, पता नहीं कब क्या कर दें। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अनिल विज जी, जो कुछ भी आप बोले कम से कम सोच समझ के तो बोल लें। आप एक जिम्मेदार नेता हैं और अगर आम आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा है, अगर आपकी नजर उसके ऊपर भी टेढ़ी हो चुकी है, तो इस देश का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा? और आपको जो हरियाणा की जनता आदर्श मानती है वो किस लिए आदर्श मानती है? तो कम से कम बोलने से पहले ये सोच तो लेना चाहिए कि आम जनता के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और लोग क्या सोचेंगे। क्या ये सही है? तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें। और चलते चलते मैं एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इसी वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह आपके सामने मैं इस तरह के विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।